अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू नंबर 73 जो थे वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी दोबारा से ये आरएमएस वैल्यूज़ हमने एक्सप्लेन नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्ट में हमने आरएमएस की जो वैल्यूज़ थी, जो फुल स्टेप्स थे, एवरेज वैल्यू के जो फुल स्टेप्स थे वो हमने डिस्कस किए और बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए। सो अगर आपने फुल स्टेप से सीखना है कि किस तरह से आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, एवरेज वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, आरएमएस का मतलब क्या है, ठीक है, मैथमेटिकली क्या मतलब है और उसका थ्योरेटिकली क्या मतलब है, ये सब चीज़ें हमने शुरू में डिस्कस की हुई है। अगर आप उसी सीक्वेंस में देखते आ रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। और अगर इन केस अगर आपको अपने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इस क्वेश्चन पे अगर आप आए हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले उन वीडियोस को पहले जाके देख लें। चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में जो वीडियोस हैं हमने सारी उनमें यही चीज़ें डिस्कस की हैं। तो अभी इसको जो मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ उसका फार्मूला देखिए। ट्रिक यही है कि आपको अगर कुछ बेसिक सिग्नल्स मैंने आपको बताए थे, अगर आपको वो याद हों तो आप इजीली बाकी जितनी भी वेव फॉर्म्स हैं उनके जो क्लोजेस्ट आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक वेव फॉर्म थी हमारे पास, ठीक है, इस तरह की। तो हमने कहा था कि इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो, अगर ये करंट की वैल्यू है तो आई पीक डिवाइडेड बाय √3 अगर आप करेंगे तो आपको इसकी पीक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने उसको एक्सप्लेन किया था शुरू में, किस तरह से हम ये वैल्यूज़ लेके आए थे, ये सारी हमने पहले एक्सप्लेन की हुई है। अब ये देखें, जैसे जैसे आपके पास ये वेव फॉर्म, इस तरह की वेव फॉर्म अपनी स्क्वायर की शेप में जाती है या कन्वर्ट होती है, तो हम इसको इस तरह से वैल्यूज़ को लेके आ सकते हैं आरएमएस की वैल्यू को, कि ये जो 3 है इसको हम रिड्यूस कर दें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये वैल्यू है, अगर ये थोड़ा सा बीच में से इस तरह से हो जाती है, ठीक है, इस तरह से, और फिर उसके बाद दोबारा से ये इस तरह से कंटिन्यू होती है, तो उस तरह की वेव फॉर्म जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये √3 जो है इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। सो इसको मैं रिड्यूस करता हूँ। ठीक है, रिड्यूस करने के बाद मैंने जो एक फ़ाइनल वैल्यू लाई है वो ये है कि लेट्स से कि ये हमारे पास वोल्टेज का सिग्नल था। सो वी आरएमएस की जो वैल्यू आएगी वो पीक वैल्यू कितनी है, 100। सो 100 डिवाइडेड बाय, इसको आप √2.2 कर लें। ठीक है, 3 से हमने इसको रिड्यूस कर लिया। सो ये आपको जो वैल्यू देती है वो 66.7 या फिर 66.6 वैल्यू दे देगी वोल्ट। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आरएमएस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 स्टेप से आप इसको बेशक स्टार्ट की जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे जाके देख लें। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 75। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर p प्लस जे क्यू एंड r प्लस जे एस विल बी। ठीक है, 2 वेक्टर्स गिवन है, हमें इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो लेके आना है। सो p प्लस जे क्यू, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, r प्लस जे एस। सो पहले मैं इस p को दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, p विल बी मल्टीप्लाई विथ r प्लस जे एस। उसके बाद ये दूसरी टर्म जो है j प्लस जे क्यू वाली, ये मल्टीप्लाई होगी r प्लस जे एस से। ठीक है, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, पी आर प्लस पी जे एस प्लस जे क्यू आर प्लस जे स्क्वायर हो जाएगा। देखें, ये भी जे है, ये भी जे है, सो जे स्क्वायर क्यू एस। अब आपको पता है कि आपके पास जो जे स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। सो ये -1 इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। सो पी आर प्लस पी जे एस प्लस जे क्यू आर, ये इसको कर देगा -क्यू एस। सो ये पी आर, ये क्यू एस, इन दोनों को मैं साथ में लिख लेता हूँ, पी आर माइनस क्यू एस, और यहाँ से इन 2 टर्म्स में से मैं जे को कॉमन ले लेता हूँ। सो प्लस जे मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा पी एस प्लस क्यू आर, या फिर इसको आप अरेंज करें। देखिए, ये टर्म पहली वैसी की वैसी पी आर माइनस क्यू एस, और इस क्यू आर को पहले लिख लें प्लस जे क्यू आर प्लस
PS। सो ये जो आपके पास आंसर है ये आपके पास यहाँ पे गिवन है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 76 है, A एंगल फाई एंड B एंगल थीटा। ठीक है, आपने यहाँ पे ये डॉट शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास डॉट गिवन है। अब डॉट का मतलब यहाँ पे है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है इन दो फेजेस को। सो अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो जो आपके पास एंगल होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर आपके पास डिवीजन हो रही हो तो जो एंगल होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है फेजेस की। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो मल्टीप्लाई के केस में हमारे एंगल जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। सो ए एंगल फाई डॉट बी एंगल थीटा। सो इसको हम लिख देंगे, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी, और एंगल आपके फाई प्लस थीटा। सो ए बी एंड ये आपके पास एंगल क्या आ जाएगा, फाई प्लस थीटा। सो ए बी एंगल कितना आ जाएगा, फाई प्लस थीटा। इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो अगर आपके पास 4 एंगल ऑफ 30 है और 6 एंगल ऑफ 40 है, और अगर वो आपको कहता है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो 4 और 6 तो डायरेक्टली हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 6 24, लेकिन एंगल आपके क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। सो 30 प्लस 40 ये आपको 24 एंगल 70 दे देगा। ठीक है, अगर इन केस वो आपको यही कहता है कि आपने ये उनको डिवाइड करवाना है तो उस केस में आपके पास ये माइनस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस कर दिया। सो ये आपके पास यहाँ पे प्लस हो रहे हैं। MCQ नंबर 77 है, 2 साइनोसाइडल क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन फेज क्वाड्रेचर व्हेन देयर फेज डिफरेंसेस। ठीक है, इन फेज क्वाड्रेचर का मतलब क्या है कि जब आपके पास दो फेजेस की मल्टीप्लिकेशन करने से कोई ऐसा एंगल बताएं, कोई ऐसा फेज डिफरेंस बताएं कि जिसकी वजह से उनकी जो हमारी जो पावर आती है वो ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो पावर आपको पता है, ठीक है, P इज़ इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा है। अब कॉज ऑफ थीटा या फिर वोल्टेज और करंट के दरमियान हमने वो एंगल बताना है कि जिस पे हमारे पास एंगल पावर हमारी जो है वो ज़ीरो आ जाती है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन थीटा हैपन्स टू बी सच दैट द इन फेज कंपोनेंट इज़ ज़ीरो। ठीक है, द करंट एंड वोल्टेज साइनोसाइड्स आर सेड टू बी इन क्वाड्रेचर which means they are orthogonal as we know that P is equal to VI cos of theta। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया था। और cos of theta मतलब हमारे पास थीटा की कौन सी वैल्यू हो जिस पे ये ज़ीरो आ जाए। सो cos of 90 will gives 0। सो 90 डिग्री की वजह से अब आपके पास जो दो साइनोसाइडल क्वांटिटीज़ होंगी वो आपस में फेज क्वाड्रेचर होंगी। सो 90 डिग्री वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय ससेप्टेंस। इनकरेक्ट फॉर पावर फैक्टर, यहाँ पे पावर फैक्टर मिसिंग है कि पावर फैक्टर के फार्मूले के लिए कौन सा फार्मूला जो है वो आपका गलत है। अब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास है रियल पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। सो रियल पावर आपके पास जो होती है वो किलोवाट डिवाइड बाय एपरेंट पावर जो होती है वो केवीए के इक्वल होती है। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है जो कि पावर फैक्टर के इक्वल है। ऑप्शन बी जो है वो भी आपका किलोवाट बाय केवी है। सो ऑप्शन बी आल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इम्पीडेंस है। सो आर डिवाइड बाय जेड ये भी आपको पावर फैक्टर ही देता है। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम RLC सर्किट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो कंडक्टेंस डिवाइड बाय ससेप्टेंस है। सो कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का जो फार्मूला है वो हमें पावर फैक्टर नहीं देता। ठीक है, कंडक्टेंस डिवाइड बाय ससेप्टेंस ये हमारा करेक्ट रिलेशन है। सो ये यहाँ पे हमने लिख दिया। ऑल अदर फार्मूलाए, ठीक है, ये हमने बता दिया। अच्छा, द कैपेसिटेंस MCQ नंबर 79, कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर करेक्शन आर रेटेड इन टर्म ऑफ KVR। जब भी आप पावर फैक्टर करेक्शन करते हैं तो आप कभी भी ये नहीं कहते कि हमें इतने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस जो है वो लगानी है। ठीक है, वैसे आप
थ्योरेटिकली तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपके पास सी की जो वैल्यू आती है वो फेरेड में आती है, ठीक है, यूजुअली माइक्रो फेरेड में आती है। लेकिन जब आप उसको इंडस्ट्रियल की टर्म्स में आप लेते हैं तो इंडस्ट्रीज में जाके आप कभी भी माइक्रो फेरेड या पिको फेरेड की टर्म्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। जब भी रेटिंग की बात आएगी तो आप वहाँ पे उनको बोलेंगे भाई हमें फॉर एग्जांपल 10 kVAR के कैपेसिटर रिक्वायर है करेक्शन के लिए, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, या आप बोलेंगे हमें 1 kVAR का कैपेसिटर बैंक जो है वो लगाना है। सो जब भी आप कैपेसिटर बैंक्स की बात करते हैं तो कैपेसिटर जो होते हैं वो उनकी रेटिंग हमेशा kVAR में होती है। सो ये आपने याद रखना है, इसमें ऐसा कोई बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद है MCQ नंबर 80, ठीक है। इसके बाद हम इस वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं। पुअर पावर फैक्टर रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिडक्शन इन पावर लॉस, ठीक है। देखें पावर फैक्टर हम क्यों करते हैं, पावर फैक्टर हम इसलिए करते हैं कि आपके पास जो पावर का लॉस हुआ है, ठीक है, जो आपके पास पावर का लॉस हुआ है, पावर लॉस का मतलब ये है कि आपके पास जो सेंडिंग एंड वोल्टेज जो थी वो ज़्यादा थी और आपके पास रिसीविंग एंड जो वोल्टेज थी वो कम हो गई, या फिर सेंडिंग एंड पावर आपके पास ज़्यादा थी, आपके पास रिसीविंग एंड पावर जो है वो कम हो गई। सो वो जो बीच में आपके पास जो पावर का जो लॉस हुआ वो किस वजह से हुआ, वो आपके पास पुअर पावर फैक्टर की वजह से हुआ कि आपके पास जो पावर फैक्टर था वो कम था, ठीक है। आप जब आप लोड कनेक्ट करते हैं अगर लैकिंग पावर फैक्टर आपका होगा तो आपके पास जो आउटपुट पावर आएगी वो कम आएगी। सो प्योर पावर फैक्टर की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास पावर लॉस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो बाकी सारे इफेक्ट्स तो चलो हम उनको डिस्कस कर भी लेते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि पुअर पावर फैक्टर की वजह से कभी भी पावर लॉस में रिडक्शन नहीं होती, हमेशा क्या होती है, इंक्रीज़ होता है, हमारा पावर लॉस हमेशा बढ़ता है। सो पावर लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन करते हैं, जिसके लिए हमें 3 से 4 मेथड्स हैं। और पावर फैक्टर करेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो है वो ईजीएस्ट मेथड जो है वो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। सो शंट कैपेसिटेंस हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में लोड के साथ। सो ये आज की जो वीडियो है इसमें हमने जो 4 से 5 MCQ से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट MCQ नंबर 81 है, वो भी पावर फैक्टर के साथ ही रिलेटेड है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।